हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना नया लेक्चर। और आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत सा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो चलो हेडिंग डालते हैं और बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ इसकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट या सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर देन वन यानी कि दो इंडिविजुअल कह सकते हैं इन्वॉल्व होते हैं। वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। तो रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जैसा कि रिप्रोडक्शन मैंने लास्ट में आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग जो होता है वो होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन, री मतलब अगेन और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, यानी कि दोबारा से संतान की उत्पत्ति करना, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब पहले तो ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है ना, क्यों होता है और कब से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि जो अर्ली टीनेजर्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। टीनेजर्स क्या होता है आपको पता है? टीनेजर्स कहाँ से आया इसका भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग कहते हैं कि टीनेजर्स ग्रुप के बच्चे हैं, ये सुना होगा आपने। टीनेजर्स, ये देखो ये टीन वर्ड है, टीन। ये जो होते हैं 13 साल से 19 साल के बच्चे जो होते हैं उनको कहते हैं टीनेजर्स वाले ग्रुप। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखिए 13 से 19 के बीच जब आप इनको बोलेंगे तो दैट इज 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड देन 19। इन सभी में लास्ट में टीन आ रहा है ना। चाहे आप 19 बोलें चाहे आप 13 बोलें, इन सब में लास्ट में टीन आता है, तो इस वजह से इन लोगों को टीनेजर्स कहते हैं, ठीक है। ये तो एक कॉमन सा ऐसा जनरल नॉलेज का मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी में ये नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एनसीईआरटी में जो दे रखा है कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में इस टीनेजर ग्रुप में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं कि जब आपके रिप्रोडक्शन वाला फेज स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्शन मीन्स जब आपके सेक्स हार्मोन डेवलप होने शुरू हो जाते हैं तो जो कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं उनमें से कुछ चेंजेस हैं जैसे कि आपके आर्मपिट्स और जेनाइटल ऑर्गन्स पे हेयर्स का निकलना, या दूसरे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है चेहरा ऑयली हो जाता है, ठीक है। चेहरा ऑयली हो जाता है और पिंपल्स का निकलना, ये भी आपके क्या होते हैं, टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट होते हैं बॉयज़ में बियर्ड का निकल आना, ठीक है। हल्की हल्की सी दाढ़ी निकल आती है और आपके लेग्स में आर्म्स में हल्के हल्के से हेयर निकल आते हैं। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा थिक हेयर्स ग्रोथ हो जाती हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनमें कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है। वो जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन, किसी में हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई जो आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स में दोनों में देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम भी होती हैं जो बॉयज़ में अलग होती हैं, गर्ल्स में अलग होती हैं। तो चलो उन प्रॉब्लम्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सम आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सम आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो ये कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी बॉयज में और गर्ल्स में, ठीक है। बॉयज में आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस,
चेहरे पर दाढ़ी निकल आएगी या बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चेहरे का मतलब हर जगह नहीं, पूरे चेहरे में, ये नीचे जो बियर्ड वगैरह होती है। ठीक है, वॉइस जो होगी, वॉइस बिकम क्रैक। ठीक है, जो आवाज है वो थोड़ी भारी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, भारी। आपने देखा होगा कुछ बॉयज में, आपकी एज में किसी किसी की हो गई होगी। ठीक है, तो एकदम सनी देओल जैसी आवाज हो जाती है, अशरफ अली, अशरफ अली, ऐसा कुछ करके ना, एकदम भारी सी आवाज होती है, ओए रामू कहाँ जा रहा है ना, इस टाइप की। तो ऐसी ये जस्ट बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स होती हैं। ठीक है, वहीं गर्ल्स में जस्ट अपोजिट होता है इसका, अभी गर्ल्स में भी हम लोग देखते हैं। और जो अगली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी वो क्या होता है कि पेनिस का साइज जो होता है, वो पेनिस साइज इंक्रीजेस occasionally, increases occasionally। ठीक, either daydreams और नाइट। कई बार दिन में या रात में कुछ ऐसा सोच लिया या कोई ऐसे विचार आ गए, सपने आ गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पेनिस का साइज जो है वो इंक्रीज करने लगेगा एंड इरेक्ट, इंक्रीजेस एंड इरेक्ट, और पेनिस इरेक्ट हो जाएगा ऑकेशनली। ठीक है, कभी कभार, हमेशा नहीं। जब भी आप कभी ऐसा सोचेंगे या ऐसा कोई सपना देखेंगे तो पेनिस का साइज इंक्रीज हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जो डिफरेंट होते हैं वो डिफरेंसेस क्या होते हैं कि गर्ल्स में सबसे पहली चीज़ देखो, उनमें हेयर्स तो नहीं निकलते चेहरे पे। ठीक है, लड़कियों में दाढ़ियाँ तो नहीं होती, किसी में है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं, तो इनमें जो गर्ल्स में चेंजेस आते हैं वो आते हैं कि ब्रेस्ट का साइज वो इंक्रीज करने लगता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसकी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएट एट दिस एज। इस एज में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं आपको कि जो उनकी वॉइस होती है, वॉइस बिगिन टू लो पिच, पतली आवाज हो जाती है, मधुर सी, एकदम सुरीली सी। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको बॉयज में अलग देखने को मिलेंगे, गर्ल्स में अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो चेंजेस हैं ये या तो 1 महीने के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, या किसी किसी में 1 साल बाद भी आ सकते हैं। मैंने आपको एक अराउंड एज बताई, 13 से 14 साल के बीच में ये प्यूबर्टी वाली एज होती है जब आपके ये हार्मोन डेवलप हो रहे होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी में 13 से 14 हों, मोस्टली मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 100 में से 90%, ठीक है, 80 से 90% 13 से 14 साल में ये हार्मोन डेवलप हो जाते हैं, लेकिन 5-10% में ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चेंजेस आपके 1 साल बाद भी हो सकते हैं या किसी के स्टार्ट होने शुरू हो गए होंगे। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं, आप लोग स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलो इन्हें रफ करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी क्या होती है? तो प्यूबर्टी होती है द पीरियड ड्यूरिंग adolescence is called puberty। ठीक है, ये जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है आपका, यानी कि जब से आपकी ये रिप्रोडक्शन वाले सेक्स हार्मोन जब निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ से आपका जो पीरियड होता है दैट इज नोन एज प्यूबर्टी, कि हाँ अब आपकी प्यूबर्टी वाली एज आ चुकी है। ठीक है, आगे बात करें। अब आगे बात करते हैं
कि ये जो हमने चेंजेस देखे बॉयज़ एंड गर्ल्स में, अब हम ये देखेंगे कि इन चेंजेस का हमारे रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना है। तो देखो, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो इंडिविजुअल यानी कि मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। अब इसमें क्या होता है कि दोनों के जर्म सेल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल दोनों के फ्यूज करते हैं। जर्म सेल क्या होता है, मेल से जो मेल गैमीट निकलते हैं, मेल जर्म सेल भी कह सकते हैं, मेल जर्म सेल, और फीमेल से फीमेल जर्म सेल, ठीक है, फीमेल जर्म सेल निकलते हैं। अब ये जर्म सेल क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करते हैं, और आपस में फ्यूज करने के लिए इन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत होती है। जैसे मेल को पेनिस की जरूरत होती है, ठीक है, और फीमेल में आपका होता है ओविडक्ट, जिसके थ्रू ये जर्म सेल ट्रेवल करता है, ठीक है। तो पेनिस की हमने बात कर ली, और फीमेल में क्या होता है, एज वेल एज ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट देखो, इन जर्म सेल को ट्रांसफर करने में कोई हेल्प नहीं करती, लेकिन जब ये जर्म सेल फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, और एम्ब्रियो से न्यूबॉर्न बेबी बनेगा, ठीक है। पार्ट्यूरेशन के बाद जब वो न्यूबॉर्न बेबी बनेगा तो वो न्यूबॉर्न बेबी को फीड कराने के लिए ब्रेस्ट से मिल्क निकलेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो उसके लिए ब्रेस्ट की जरूरत होती है उस न्यूबॉर्न बेबी को फीड कराने के लिए। तो ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का यूज हो गया, जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज छोटा सा लेक्चर रखते हैं, इसके बाद फिर हम डिटेल स्टडी करेंगे अपनी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो इसी के साथ बने रहें, अगला लेक्चर जल्दी आएगा। थैंक यू।